Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read social science history volume 2nd our past class 7th. Okay, and today students we have to start new chapter number 10. Okay, and the chapter number 10 is 18th century political formation. Okay, 18th century, that is 18वीं शताब्दी and political formation राजनीतिक गठन. Okay, so this is students video 1 of chapter number 10. So let's start. As you can see, chapter number 10 and the topic is 18th century, 18वीं शताब्दी, पॉलिटिकल फॉर्मेशन, राजनीतिक गठन. ओके, तो 18वीं शताब्दी में किए गए राजनीतिक गठन के बारे में हम पढ़ेंगे. If you look at maps 1 and 2 closely, you will see something significant happening in the subcontinent during the first half of the 18th century. Notice how the boundaries of the Mughal Empire were reshaped by the emergence of a number of independent kingdoms. By 1765, notice how another power, the British, had successfully grabbed major chunks of territory in eastern India. What these maps tell us in that political conditions in 18th century, India changed quite dramatically and within a relatively short span of time. Okay. So, chapter number 10, 18th century political formation. If you look at maps 1 and 2 closely, you will see something significant happening in the subcontinent during the first half of the 18th century. If you look, यदि आप मानचित्र 1 और मानचित्र 2 को क्लोजली सी, ओके, ध्यानपूर्वक देखते हैं, यू विल सी समथिंग सिग्निफिकेंट हैपनिंग इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी. ओके, तो यदि स्टूडेंट्स आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान, ओके, 18वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप की घटनाएं घटी. ओके, सिग्निफिकेंट हैपनिंग, कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी थी. नोटिस, ध्यान दीजिए, हाउ द बाउंड्रीज of the Mughal Empire were reshaped by the emergence of a number of independent. Okay, notice how the boundaries of the Mughal Empire. तो गौर कीजिए, कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह बदली. ओके, तो ध्यान दीजिए, कई राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं बदली. कैसे बदली, किस तरह से बदली. ओके, और आप यह भी देखेंगे कि 1765 में, बाई 1765, नोटिस हाउ अनदर पावर, द ब्रिटिश हैड सक्सेसफुली ग्रैब्ड मेजर चंक्स ऑफ टेरिटरी इन ईस्टर्न इंडिया. और आप यह भी देखेंगे कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक ग्रैब्ड कर लिया, हड़प लिया. ओके, What these maps tell us is that political conditions in 18th century India changed quite dramatically and within a relatively short span of time. What these maps tell us. Okay, तो ये मानचित्र हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी, ओके, तो ये मानचित्र हमें ये दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी में, ठीक है, 18वीं शताब्दी में एक ऐसा समय भी था, एक ऐसी अवधि भी थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई. ओके, वे क्या हो गई, अचानक. सेंचुरी इंडिया चेंज क्वाइट ड्रामेटिकली एंड विद इन अ रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. ठीक है, तो हमने देखा कि यह मानचित्र हमें यह भी बताते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसा समय था, एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी. ओके,
In this chapter, इस पाठ में we will read about the emergence of new political groups in the subcontinent during the first half of the 18th century, roughly from 1707 when Aurangzeb died till the third battle of Panipat in 1761. In this chapter, इस पाठ में इस अध्याय में हम देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में, ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है, तो इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मीन्स कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तब से लेकर 1761 तक जब पानीपत का तीसरा बैटल हुआ था, तीसरा युद्ध हुआ था, तो उस समय के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई राजनीतिक शक्तियां, कौन कौन सी राजनीतिक शक्तियां उस समय अंतराल में 1707 से लेकर 1761 तक यानी 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कौन कौन सी राजनीतिक शक्तियां आई थी, उत्पन्न हुई थी, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, आप यहाँ पर मैप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। मैप 2 ये है ब्रिटिश टेरिटोरीज इन द मिड 18th सेंचुरी। ओके, तो यहाँ पर 18वीं शताब्दी के मध्य में जो जो ब्रिटिश क्षेत्र थे वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। ऑलराइट, एंड मैप 1 स्टूडेंट्स यू कैन सी मैप 1 में स्टेट फॉर्मेशन इन द 18th सेंचुरी। मैप 1 में बताया गया कि 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का गठन कहाँ कहाँ पर हुआ था। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, द क्राइसिस ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड लेटर मुगल्स। अब हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य और परिवर्ती मुगलों के लिए जो क्राइसिस थे, जो संकट की स्थितियां थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स। मुगल साम्राज्य और परिवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। ओके, in chapter 4 you saw how the Mughal empire reached the height of its success and started facing a variety of crises towards the closing years of the 17th century. These were caused by a number of factors. Emperor Aurangzeb had depleted the military and financial resources of his empire by fighting a long war in the Deccan. Okay, तो स्टूडेंट्स इन चैप्टर 4 अध्याय 4 में यू सॉ आपने देखा हाउ द मुगल एम्पायर रीच्ड द हाइट ऑफ इट्स सक्सेस एंड स्टार्टेड फेसिंग अ वैरायटी ऑफ क्राइसिस टुवर्ड्स द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द 17th सेंचुरी। ओके, तो अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ओके, दीज वर कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके, और इसकी वजह से इसका ये अनेक कारणों से हुआ। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कारण थे। एम्पेरर औरंगजेब हैड डिप्लीटेड द मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ हिज एम्पायर बाय फाइटिंग अ लॉन्ग वॉर इन द डेक्कन। ओके, एम्पेरर औरंगजेब, जो एम्पेरर औरंगजेब थे, बादशाह जो औरंगजेब थे, इन्होंने डिप्लीटेड द मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ हिज एम्पायर। तो बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय जो संसाधन थे उनको बहुत अधिक खर्च कर दिया था। ओके, तो बादशाह औरंगजेब ने क्या किया था? बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते, ठीक है, लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। अंडर हिज सक्सेसर्स द इफिशियंसी ऑफ द इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन broken down. Okay, broke down. It became increasingly difficult for the later Mughal emperors to keep a check on their powerful mansabdars. Okay, तो जो अंडर हिज सक्सेसर्स, जो औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे, ठीक है, द इफिशियंसी ऑफ द इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशंस ब्रोक डाउन। तो औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्य कुशलता समाप्त होने लगी। ओके, इट बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द लेटर मुगल एम्पेयर्स टू कीप अ चेक ऑन देयर पावरफुल मनसबदार्स। ठीक है, और इसके साथ साथ जो मनसबदारों की जो शक्तिशाली वर्ग थे, तो मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वंश में
रखना केंद्रीय सत्ता के लिए, ठीक है, किसके लिए, केंद्रीय सत्ता के लिए बहुत ही अधिक कठिन हो गया। नोबल्स अपॉइंटेड, अब जो सूबेदार के रूप में जो नोबल्स थे, ठीक है, जो अभिजात थे, नोबल्स मीन्स अभिजात, गवर्नर सूबेदार ऑफन कंट्रोल द ऑफिसेस ऑफ रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, दीवानी एंड फौजदारी एज वेल। ओके, तो जो सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर अपना क्या करते थे, नियंत्रण रखते थे। ठीक है, कौन रखते थे, सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर मीन्स नोबल लोग अक्सर राजस्व का, रिवेन्यू का और सैन्य प्रशासन का, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का क्या करते थे, हिसाब रखते थे। उन दोनों कार्यालयों पर वे दीवानी एवं फौजदारी पर वे नियंत्रण रखते थे। ओके, दिस गेव दैम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रीजन्स ऑफ द मुगल एम्पायर, इससे मुगल साम्राज्य के जो विशाल क्षेत्र थे, ठीक है, जो भी मुगल साम्राज्य के जो विशाल क्षेत्र थे उन पर उन्हें विस्तृत, ठीक है, बहुत सारी पॉलिटिकल, राजनीतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक एंड मिलिट्री पावर और सैन्य शक्तियां उनको मिल गई। ओके, उनको क्या मिल गई, सैन्य शक्तियां मिल गई ओवर वास्ट रीजन्स ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो मुगल एम्पायर के क्षेत्र में as the governors consolidated their control over the provinces, the periodic remissions of revenue to the capital declined. Okay. As the governors consolidated their control over the provinces, the periodic remission of revenue to the capital declined. Okay, as the governors consolidated their control, तो जो वहाँ के गवर्नर थे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जितने भी वहाँ के गवर्नर थे, जो राज्यपाल थे वहाँ पे, तो जैसे जैसे सूबेदारों ने, ठीक है, जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, तो राजधानी में पहुंचने वाले जो राजस्व की मात्रा थी वे क्या होने लगी, उसमें कमी आने लगी। ठीक है, तो जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती चली गई। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। Peasant and Jamindari rebellions in many parts of northern and western India added to these problems. These revolts were sometimes caused by the pressures of mounting taxes. At other times, they were attempts by powerful chieftains to consolidate their own positions. Mughal authority had been challenged by rebellious groups in the past as well, but these groups were now able to seize the economic resources of the regions to consolidate their positions. The Mughal emperors after Aurangzeb were unable to arrest the gradual shifting of political and economic authority into the hands of provincial governors, local chieftains and other groups. Okay, पीजेंट्स एंड जमींदारी, तो जितने भी पीजेंट और जमींदारी लोग थे, पीजेंट मीन्स होता है स्टूडेंट्स किसान, एंड जमींदार जमींदार, ठीक है, रिबेलियंस मीन्स होता है विद्रोह। ठीक है, तो पीजेंट्स एंड जमींदारी रिबेलियंस in many parts of northern and east western India added to these problems. Okay, तो उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी अधिक सीरियस बना दिया, गंभीर बना दिया। These revolts were sometimes caused by the pressures of mounting taxes. Okay, और कभी कभी जो ये विद्रोह थे, ये विद्रोह बढ़ते हुए जो करों के भार के विरुद्ध किए गए थे। ठीक है, These revolts were sometimes caused by the pressures of mounting taxes. तो कभी कभी जो ये विद्रोह थे ये बढ़ते हुए रेवेन्यू के भार के कारण, बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे। ओके, एट अदर टाइम्स, और कभी कभी they were attempts by powerful chieftains to consolidate their own positions, और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें भी किया करते थे। मुगल ऑथोरिटी हैड बीन चैलेंज्ड बाय रिबेलियस ग्रुप्स इन द पास्ट एज वेल, और जो मुगल ऑथोरिटी थी, ठीक है, जितने भी मुगल जो अधिकारी वर्ग था, तो ये क्या करते थे, मुगल अधिकारी हैड बीन चैलेंज्ड बाय द रिबेलियस ग्रुप इन द पास्ट एज वेल, तो अतीत में
भी विद्रोही समूह ने मुगल सत्ता को चैलेंज किया था, चुनौतियां दी थी। पहले भी मुगल अधिकारी को क्या मिली थी? चुनौतियां मिली थी। But these groups were now able to seize the economic resources of the regime to consolidate their positions. ठीक है, और परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। The Mughal emperors after Aurangzeb were unable to arrest the gradual shifting of political and economic authority into the hands of provincial governors, local chieftains and other groups. ओके, तो परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। तो जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों, लोकल चिफ्टेंस, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, तो औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे, ठीक है, तो जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे, इस बदलाव को वे रोक ना पाए। ठीक है, द मुगल्स एम्पेरर आफ्टर औरंगजेब, ओके, औरंगजेब के बाद जो मुगल एम्पेरर थे, जो सम्राट थे, वर अनेबल टू अरेस्ट, वे नहीं रोक पाए द ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अथॉरिटी इनटू द हैंड्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स, ओके, लोकल चिफ्टेंस एंड अदर ग्रुप्स। तो जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों और स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को, इस परिवर्तन को रोक नहीं पाए। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कॉफर्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिच हार्वेस्ट। रिच हार्वेस्ट मीन्स भरपूर फसल, एंड एम्प्टी कॉफर्स, और कॉफर्स मीन्स तिजोरियाँ, एंड एम्प्टी कॉफर्स खाली तिजोरियाँ। ओके, रिच हार्वेस्ट भरपूर फसल और खाली तिजोरियाँ। The following is a contemporary writer's account of the financial bankruptcy of the empire. The great lords of helpless and impoverished, their peasants raised 2 crops a year, but their lords see nothing of either, and their agents on the spot are virtual prisoner. Okay, virtual prisoner in the peasant's hand, like a peasant kept in his creditor house until he can pay his debt. So complete is the collapse of all order and administrations, that though the peasant reaps a harvest of gold, his lord does not see so much as a wisp of straw. How then can the lord keep the armed force he should? How can he pay the soldiers who should go before him when he goes out, or the horsemen who should ride behind him? Okay, rich harvest and empty coffers means कि भरपूर फसल और खाली तिजोरियाँ। The following is a contemporary writer's account of the financial bankruptcy of the empire. एक जो तत्कालीन लेखक थे, एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया है। तो वे कहते हैं, द ग्रेट लॉर्ड्स आर हेल्पलेस एंड इम्पोवरिस्ड, देयर पेजेंट्स रेज 2 क्रॉप्स अ ईयर, बट देयर लॉर्ड्स सी नथिंग ऑफ आइदर, एंड देयर एजेंट्स ऑन द स्पॉट आर वर्चुअल प्रिजनर्स इन द peasants hands, like a peasant kept in his creditor's house until he can pay his debt. Okay, तो बड़ी जिम्मेदारी निस्सहाय, जो बड़े जिम्मेदार लोग थे, यानी जमींदार लोग जो थे, उसमें निस्सहाय और निर्धन हो गए। तो ये बताते हैं कि एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इस प्रकार किया है। वे कहते हैं कि बड़े जमींदार निस्सहाय और, ठीक है, हेल्पलेस, निस्सहाय और निर्धन हो गए हैं। देयर पीजेंट्स रेज 2 क्रॉप्स अ ईयर, बट देयर लॉर्ड सी नथिंग ऑफ आइदर, एंड देयर एजेंट्स ऑन द स्पॉट आर वर्चुअल प्रिजनर्स इन द पीजेंट्स हैंड्स, लाइक अ पीजेंट केप्ट इन हिज क्रेडिटर्स हाउस अंटिल ही कैन पे हिज डेप्ट। ओके, तो वे कहते हैं कि उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता है। उनके जो स्थानीय जो जमींदार हैं, जो स्थानीय मालिक हैं, गुमास्ते हैं, एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं, जैसे कि वे स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है, जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता।
So complete is the collapse of all order and administration that though the peasant reaps of harvest of gold, his lord does not see so much as a wisp of straw. Okay, इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोर रहा है, हार्वेस्ट ऑफ गोल्ड कर रहा है, सोना काट रहा है, लेकिन His lord does not see so much as a wisp of straw, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक wisp, एक टुकड़ा, एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं उनको मिलता है. How then can the lord keep the armed force? ओके, ही सोड. तो कैसे ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उससे आशा की जाती है. हाउ कैन ही पे द सोल्जर्स हु शुड गो बिफोर हिम व्हेन ही गोज आउट. कैसे वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं, और द हॉर्समैन हु शुड राइड बिहाइंड हिम, और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे. देखिए कितना अच्छा एक लेखक ने लिखा है. साम्राज्य का जब दिवालियापन हो गया था, साम्राज्य का जब फाइनेंशियल दिवालियापन हुआ, वित्तीय दिवालियापन हुआ, तो उन्होंने इसका वर्णन इन शब्दों में किया. उन्होंने कहा कि बड़े जमींदार निसहाय और निर्धन हो गए हैं. उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता. उनके स्थानीय जो मालिक हैं या जिनसे उन्होंने कर्ज लिया है, वे एक तरह से किसानों के हाथों की कठपुतली बने रहते हैं, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के बस में रहता है, जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देते. इस प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं देते. और ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उनसे आशा की जाती है. वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे. ओके स्टूडेंट्स. Now students, today class is over. Alright, tomorrow I will be back with another chapter. Alright, so till then students, thank you very much. Have a nice day.